हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मेडनेक्सा बाय डॉक्टर एटू। आज हम बात करने वाले हैं आईसीयू और इमरजेंसी में काम आने वाली लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में या इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। वो ड्रग्स जो पेशेंट की जान बचाती है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन इन द सेंस पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत कम आ रहा है, पेशेंट की हार्ट रेट बहुत कम आ रही है, पेशेंट का सैचुरेशन बहुत कम आ रहा है, या फिर इवन हम बोल सकते हैं कि पेशेंट की ये जो पैरामीटर्स है वो रीड ही नहीं हो पा रहे, या पेशेंट ड्राउजी है हमारा, या पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, या पेशेंट गैस्पिंग ब्रीथ कर रहा है, पेशेंट की जान जाने का खतरा है। उस कंडीशन में लाइफ सेविंग ड्रग का यूज करके हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। लाइफ सेविंग जो वर्ड यूज किया है उसके बारे में देख लेते हैं। ये दवाइयां मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है, इसलिए इनको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये दवाइयां मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं किसी पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया, चाहे वो इमरजेंसी में हो चाहे वो आईसीयू के अंदर हो। कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट का सडनली हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दिया, पेशेंट डेड हो गया। तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, पेशेंट का सीपीआर स्टार्ट करते हैं और पेशेंट को एडीआर देते हैं, आईवी। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में पेशेंट को जितना जल्दी एड्रेनलिन मिलेगा, पेशेंट के बचने के चांस उतने ज्यादा होंगे। तो ये ऐसी दवाइयां होती है जो पेशेंट को मरने से बचा सकती है, इसलिए इनको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं या इमरजेंसी ड्रग्स कहते हैं। अब इन इमरजेंसी ड्रग्स को किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं आगे। इमरजेंसी ड्रग्स को हम एक सिस्टमेटिक मैनर में 6 यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इन 6 यूनिट्स में हम इमरजेंसी ड्रग्स को डिटेल में जानेंगे। आज हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट में मैंने ली है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, डोविटामिन और एट्रोपिन। तो फर्स्ट ड्रग है हमारी एड्रेनलिन, इसके बारे में बात करते हैं। एड्रेनलिन के बारे में बात करें तो ये एकमात्र ऐसी ड्रग है जो मौत को जिंदगी में बदल सकती है ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर इसके बिना अधूरा है, बिना एड्रेनलिन के एसीएलएस में सीपीआर हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं इसको किंग ड्रग ऑफ इमरजेंसी या आईसीयू बोल सकता हूं, या फिर मैं बैकबोन ड्रग ऑफ इमरजेंसी इसको बोल सकता हूं। इसके बिना इमरजेंसी अधूरी है। अगर एड्रेनलिन नहीं है इमरजेंसी में तो इमरजेंसी अधूरी है। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक की, इन कंडीशन में अगर पेशेंट को सही टाइम पर एड्रेनलिन मिल जाए तो मरता हुआ पेशेंट बच सकता है, पेशेंट की जान बच सकती है। यहां पे अगर सही टाइम पे पेशेंट को एड्रेनलिन नहीं मिला तो पेशेंट गया, तो पेशेंट मर सकता है, उसकी जान जा सकती है। अब बात करते हैं हम कि एड्रेनलिन है क्या। तो ये एक पावरफुल सिंपैथोमाइमेटिक कैटेकोलामाइन ड्रग है और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर और मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। अब कैसे ये हार्ट, लंग, ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करती है वो देखते हैं। हमारे हार्ट में होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जब एड्रेनलिन जुड़ेगा तो क्या होगा, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एड्रेनलिन आगे जुड़ेगा तो होगा क्या, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। जो मायोकार्डियम है और ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी तो फाइनली होगा क्या, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जिस पेशेंट का हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा था उसको एड्रेनलिन देने से क्या होगा, पेशेंट का हार्ट वापस से कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा और पेशेंट को कार्डियक आउटपुट जनरेट होने लग जाएगा। अब बात करें हम लंग्स की, तो लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर, इन रिसेप्टर पे जब एड्रेनलिन जुड़ता है तो जो हमारी एयरवेज हैं, जो हमारी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स है, उनमें क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटेशन। ब्रोंकोडाइलेटेशन होगा तो क्या होगा, पेशेंट को जो सांस में दिक्कत आ रही थी वो पेशेंट को सांस की दिक्कत दूर हो जाएगी, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। बात करें तीसरी हम ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के ऊपर अगर एड्रेनलिन आके जुड़ेगा तो क्या होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाएगी और हो गएगा फाइनली बीपी जो होगा वो बढ़ जाएगा, पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हो या सीवियर अस्थमा की कंडीशन में हो या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया हो पेशेंट को, हार्ट उसका बंद हो गया हो, तो भी एडीआर देके हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सीवियर अस्थमा की कंडीशन है, पेशेंट को सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसके जो एयरवेज चोक हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में हम एडीआर यूज करेंगे। या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक, जब किसी एलर्जी की वजह से पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स एकदम से डायलेट हो जाती है, पेशेंट का बीपी सडन फॉल हो जाता है और पेशेंट विद इन मिनट्स कोलैप्स हो जाता है, मर जाता है। तो यहां पे भी हम पेशेंट को एड्रेनलिन देके पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एड्रेनलिन को हम कब यूज करते हैं, क्या इंडिकेशन है। तो कार्डियक अरेस्ट, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया और धड़कन बंद हो गई हो, तो सीपीआर की कंडीशन में जब पेशेंट का हम सीपीआर कर रहे हैं तो उसके साथ में एडीआर को हम आईवी बोलस देते हैं हर 3 से 5 मिनट में।
दूसरा है एनाफाइलेक्टिक शॉक, एलर्जी की वजह से बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई है, उस कंडीशन में भी एडीआर को हम यहां पे हम एडीआर को आईएम देंगे और वहां पर आईवी देंगे। अब बात करें सीवियर अस्थमा की, पेशेंट को सीवियर अस्थमा, पेशेंट का एयरवे चोक हो गए और पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की जान जा सकती है, तो यहां पे भी हम एड्रेनलिन को आईएम देंगे इंट्रामस्कुलर। बात करते हैं रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक की, मतलब सेप्टिक शॉक की वो कंडीशन जहां पे नॉर एड्रेनलिन से भी बीपी नहीं बढ़ रहा हो पेशेंट का, नॉर एड्रेनलिन देने से भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, बीपी नहीं बढ़ रहा है, तो हम साथ में एड्रेनलिन स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के साथ में। लोकल एनेस्थीसिया के साथ में एड्रेनलिन मिलाने से क्या फायदा होने वाला है हमें, तो लोकल ब्लड वेसल्स को ये क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा या सिकोड़ देगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा लोकल जगह पे, अगर मान लो कोई ओपन वुंड है, वहां से ब्लड बह रहा है और हमने वहां पे लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया जिसमें एड्रेनलिन मिक्स है, तो होगा कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो सब सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने से क्या होगा, एक तो ब्लड लॉस कम होगा, दूसरी बात ये बॉडी के अंदर कम एब्जॉर्ब होगा तो नुकसान कम करेगा, और तीसरी बात ये वहीं पर ही रहेगा, ना तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है ना ब्लड लॉस हो रहा है, और ये जो है वो अपनी जगह पे बना हुआ है, तो डॉक्टर जो है वो इजीली काम कर पाएगा। तो देख लेते हैं, लोकल ब्लड वेसल्स को वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, लोकल एनेस्थीसिया बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और कम या फिर कम एब्जॉर्ब होगा। अगर ओपन वुंड है तो वहां पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग कम होगी, एब्जॉर्ब कम होगा तो लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा और डॉक्टर इजीली अपना काम कर सकेगा। तो ये लोकल एनेस्थीसिया के साथ में इसको मिलाने का फायदा हुआ। अब बात करते हैं हम डोज की, तो इसका जो प्रिपरेशन है वो हमें 1:10,000 और 1:1000 के दो कंसंट्रेशन में मिलेगा। 1:10,000 को हम आईवी यूज करते हैं और 1:1000 को हम आईएम यूज करते हैं। तो बात करते हैं हम कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में, जहां पर हम सीपीआर कर रहे हैं एससीएलएस की गाइडलाइन के अनुसार, वहां पे हम इसको 1 mg आईवी देते हैं स्टेट, 1 mg आईवी स्टेट। उसके बाद में हर 3 से 5 मिनट में हम इसको रिपीट करेंगे, हर 3 से 5 मिनट इसको रिपीट करेंगे जब तक पेशेंट वापस से रिवाइव नहीं हो जाए। और डाइल्यूशन की बात कर ली हमने यहाँ पे, 1:10,000 जो होगा हमारा वो आईवी यूज होगा और कार्डियक अरेस्ट में काम आएगा। इसका क्या मतलब है 1:10,000, तो इसका मतलब है 1 ग्राम एड्रेनलिन जो है वो 10,000 ml लिक्विड के अंदर डाइल्यूट है। 1 ग्राम एडीआर, 1 ग्राम एड्रेनलिन हमारा 10,000 ml लिक्विड के अंदर डाइल्यूटेड है। अब बात करें हम एनाफाइलेटिक शॉक की, तो जहां पे बॉडी की पूरी ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई है, पेशेंट कोलैप्स हो गया है, वहां पे हम डोज इसकी 0.5 mg देंगे। कहां पे, एंटीरोलेटरल थाई पे, ये जो हमारी थाई है उसके एंटीरोलेटरल पार्ट पे आईएम लगाएंगे हम। किस कंडीशन में, एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में। डाइल्यूशन यहां पे कितना होगा, यहां पे डाइल्यूशन होगा 1:1000। तो हमने यहां पे देख लिया 1:10,000 हम आईवी यूज करेंगे ओनली और 1:1000 हम आईएम यूज करेंगे ओनली। और रिपीट डोज जो है इसके हम यूज करेंगे हर 5 से 15 मिनट में। अगर पेशेंट हमारा जो है वो रिवाइव नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो हम 5 से 15 मिनट के भीतर वापस से डोज को रिपीट करेंगे। कितना, 0.5 mg आईएम एंटीरोलेटरल थाई के ऊपर। अब हम बात करें सीवियर अस्थमा की, मतलब चोक्ड एयरवे, जो पेशेंट के एयरवे हैं वो सारे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, चोक हो चुके हैं, पेशेंट को सांस में दिक्कत है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डोज 0.5 mg आईएम देंगे पेशेंट को और डाइल्यूशन 1:1000। हमने देखा था जो आईएम यूज करने वाले इंजेक्शन है एड्रेनलिन के वो 1:1000 है और आईवी वाले 1:10,000 है। रिफ्रैक्टरी शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे नॉर एड्रेनलिन देने से भी बीपी नहीं बढ़ रहा है पेशेंट का, तो हम एड्रेनलिन का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन, हम यहाँ पे 2 एम्प्यूल एड्रेनलिन लेंगे और नॉर्मल सैलाइन के अंदर मिला के इसको 50 ml का सॉल्यूशन बना लेंगे। अब बनाने के बाद में इसको हम 0.05 से लेकर 0.5 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से आईवी इन्फ्यूजन से आईवी लाइन में देंगे या फिर सेंट्रल लाइन में देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू बीपी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपी, अगर पेशेंट का बीपी जो है वो इस डोज पे नहीं बढ़ रहा है तो हम इसका जो है वो रेट अकॉर्डिंग टू बीपी सेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। पेशेंट की जान को बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो वो क्या होगा, पेशेंट को टेकीकार्डिया हो सकता है, ये बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से। पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से।
पेशेंट को एंजाइटी या पेशेंट को ट्रेमर्स हो सकते हैं, पेशेंट को मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। मतलब कोरोनरी जो ब्लड वेसल्स है वहां पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से, और पेशेंट का पहले से टेकीकार्डिया चल रहा है, हार्ट रेट ज्यादा है। एक तो पेशेंट की हार्ट रेट ज्यादा है तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहेगी हार्ट की, और ऊपर से हम अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से यहाँ पे कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो होगा क्या, मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। बीटा 1 रिसेप्टर पे एड्रीनलिन जुड़ेगा तो उससे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा, फाइनली ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। जब हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रेक्शन का फोर्स बढ़ेगा, तो जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उसको और ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा है। अब अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर प्रेजेंट है, उन पे जब एड्रेनलिन जुड़ेगा तो क्या होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। हमने देखा था अल्फा 1 पे जुड़ने से क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी। अब पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है, पहले ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है, उल्टा और क्या हो गया, यहाँ पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल और सिकुड़ गई। तो ओवरऑल क्या होगा, जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू मायोकार्डियम को मिलने वाला जो ब्लड है वो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप होगा। तो ये भी एड्रेनलिन का एक साइड इफेक्ट है। अब बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कब यूज नहीं करना है, तो पेशेंट अगर पहले से हाइपरटेंशन की कंडीशन में है तो इस कंडीशन में हम कभी भी एड्रेनलिन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट का बीपी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फिर कहीं भी किसी ऑर्गन के अंदर कोई ब्लड वेसल फट सकती है। बात करें इस्चेमिक हार्ट डिजीज है पेशेंट को, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम पेशेंट को एड्रेनलिन यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मायोकार्डियल इस्चेमिया को और बढ़ाता है। बात करें हम अवेलेबल प्रिपरेशन के बारे में, तो ये हमारे पास 1:10,000 और 1:1000 के रूप में मिलते हैं। 1:10,000 जो होते हैं वो आईवी यूज ओनली होते हैं और ये हम कार्डियक अरेस्ट में यूज में लेते हैं। 1:1000 जो होते हैं वो आईएम यूज ओनली होते हैं, एंटीलेटरल थाई पे हम देते हैं, और ये हम यूज करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक और अस्थमा की कंडीशन में। बात करें हम एम्पूल की, तो एम्पूल जो होता है वो 1 mg पर ml के रूप में अवेलेबल होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एक एलर्जिक कंडीशन है, फिर भी हम यहाँ पे आईएम एड्रेनलिन को फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं, ना कि एंटीहिस्टामिनिक को। और बात करें कार्डियक अरेस्ट की, तो इसमें जितना जल्दी पेशेंट को हम एड्रेनलिन देंगे उतना ही पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन के बारे में। नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम नॉरेड नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हमारे पास जिसका बीपी आ रहा है 60/40 mmHg, पल्स आ रही है उसकी फीबल, पेरिफेरल पल्सेस जो है वो फीबल है। फीबल है मतलब पल्स में वॉल्यूम अच्छा नहीं है, और देखने में पेशेंट जो है वो ड्राउजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट कहीं डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री लेंगे। हो सकता है पेशेंट को लूज मोशन वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया हो सकता है पेशेंट ने कुछ दिनों से खाना पीना नहीं खाया हो, मतलब कि पेशेंट का ओरल इंटेक कम रहा हो, तो इस वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर डिहाइड्रेशन कोज है बीपी डाउन होने का, तो हम सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे पेशेंट को। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड से मैनेज करेंगे। बट अगर हमने आईवी फ्लूइड भी दे दिया पेशेंट को, मान लो हमने पेशेंट को यहाँ पे 2000 ml आईवी फ्लूइड भी दे दिया, फिर भी पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर हम जाएंगे सीधा नॉरेड के पास। फ्लूइड देने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो हम नॉर एड्रेनलिन स्टार्ट करेंगे पेशेंट को। अब डिटेल में देखते हैं नॉरेड के बारे में। तो शॉक की कंडीशन में जहां पे बीपी बहुत कम है, फ्लूइड से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट चॉइस ड्रग जो हमें याद आती है वो है नॉरेड। नॉर एड्रेनलिन हम स्टार्ट करते हैं, या किसी भी पेशेंट का बीपी कम है तो जो ड्रग सबसे पहले हमें याद आती है वो नॉर एड्रेनलिन है। किसी भी तरह का शॉक हो, चाहे सेप्टिक शॉक हो, चाहे कार्डियोजेनिक शॉक हो, न्यूरोजेनिक शॉक हो, नॉरेड हर तरह के शॉक में बीपी को इंप्रूव करेगा। अब देखते हैं नॉरेड है क्या। तो नॉरेड जो है वो एक पोटेंट कैटेकोलामाइन सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। जैसे हमने एडीआर के बारे में देखा था, एड्रेनलिन जो देखा था हमने, वो भी एक पोटेंट कैटेकोलामाइन सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। और किसी भी तरह का शॉक हो उसमें बीपी बढ़ाने के लिए हम नॉरेड का यूज करते हैं। सेप्टिक शॉक में जो नॉरेड है वो रामबाण की तरह काम करता है और पेशेंट की जान को बचाता है। अब देखते हैं हम कि ये काम कैसे करता है। हमने एड्रेनलिन में पढ़ा था अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं ब्लड वेसल्स में, और ये क्या करवाते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ता है। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है।
कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है। और बात करें हम बीटा 2 रिसेप्टर की, तो ये लंग्स में होते हैं और क्या करवाते हैं, ब्रोंको डायलेशन। अब बात करें स्पेशली हम नोरेट की, तो नोरेट जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे स्ट्रांगली जुड़ता है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे स्ट्रांगली जुड़ेगा और स्ट्रांगली जुड़ने से होगा क्या, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा और फाइनली बीपी इंप्रूव हो जाएगा पेशेंट का। अब हम देखते हैं कब यूज करते हैं नोरेट का। तो जैसा कि हमने अभी देखा, सेप्टिक शॉक की कंडीशन हो या एमआई की वजह से पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हुआ हो या फिर न्यूरोजेनिक शॉक हुआ हो या फिर सर्जरी के बाद बीपी कम हुआ हो, मतलब किसी भी तरह के शॉक में या फिर सर्जरी के बाद में बीपी कम हो रहा है, तो हम सबसे पहले जो ड्रग यूज में लेंगे वो है नॉरएड्रेनालिन। अब देखें तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईसीयू हो या इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, पेशेंट का बीपी कम हो रहा है तो हम सबसे पहले पेशेंट को नॉरएड्रेनालिन यूज करेंगे। तो देखते हैं यूज कैसे करते हैं, इसकी डोज क्या होगी। तो डोज होगी 0.05 से लेकर 1 mcg पर kg पर मिनट, ये इसकी स्टार्टिंग डोज है। ये हम आईवी कैनुला या सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं, लेकिन हम यहां पे सेंट्रल लाइन को प्रेफर करेंगे। सेंट्रल लाइन को हम यहां पे प्रेफर करेंगे, सेंट्रल लाइन को हम यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो क्यों, उसके बारे में अभी बात करेंगे। एक बात और, इसको कभी भी हम डायरेक्ट आईवी बोलस नहीं देंगे, डायरेक्ट आईवी कभी नहीं देंगे। पेशेंट को अगर डायरेक्ट आईवी दे दिया तो सीवियर अरिथमिया हो सकता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट के ऑर्गन्स में हेमरेज हो सकता है। तो कभी भी डायरेक्ट आईवी बोलस पुश नहीं करना है, हमेशा इसको हम इन्फ्यूजन बनाकर ही पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। अब बात करें इन्फ्यूजन की, तो इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं हम, 2 एम्पुल हमने नॉरएड्रेनालिन लिए, उसको एनएस में मिला के हमने 50 ml का सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन को हम इन्फ्यूजन पंप से स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू बीपी एडजस्ट करेंगे। पेशेंट की बीपी के अकॉर्डिंग हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, ये जो प्रोटोकॉल है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बीपी मॉनिटरिंग यहाँ पे मस्ट है। बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नॉरेट चलाएंगे पेशेंट को तो उसका बीपी बढ़ेगा। अगर हमने बीपी को मॉनिटर नहीं किया तो पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ के पेशेंट को कहीं ऑर्गन में हेमरेज हो सकता है। तो पेशेंट का हमें बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो हम कार्डियक मॉनिटर पर बीपी को 10 से 15 मिनट पे सेट कर लेंगे। हर 10 से 15 मिनट में बीपी हमें रीड होता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम डोज को कम ज्यादा कर सकें, उसके अकॉर्डिंग हम डोज को कम ज्यादा कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, इसको हम आईवी कैनुला या फिर सेंट्रल लाइन से देते हैं और हम सेंट्रल लाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सेंट्रल लाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, अगर आईवी कैनुला से हमने दिया और मान लो बाय द वे पेशेंट ने हाथ हिला दिया है या फिर किसी और वजह से पेशेंट का जो कैनुला है वो आउट हो गया हो, पेशेंट का कैनुला आउट हो गया, तो होगा क्या, जो नॉरेट का इन्फ्यूजन है वो स्किन के अंदर जाता रहेगा, टिश्यूज में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा वेजेशन, मतलब वहां के जो टिश्यूज है उनमें नेक्रोसिस हो जाएगा, वो डेड हो जाएंगे, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू डेड हो जाएंगे। इसलिए हम सेंट्रल लाइन को प्रेफर करते हैं। अब बात करें साइड इफेक्ट की, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है क्योंकि ये बीपी बढ़ाता है। ये वेजो प्रेशर है तो पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है उनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो सकती है, जो टेम्परेचर है एक्सट्रीमिटीज का वो कम हो सकता है। अगर आईवी कैनुला आउट हो गया तो एक्स्ट्रा वेजिशन होकर टिश्यू नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम हमेशा सेंट्रल लाइन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हम नॉरेट का यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम आईवी फ्लूइड का यूज करेंगे। अगर आईवी फ्लूइड से रेस्पॉन्स नहीं आता है, हमने आईवी फ्लूइड दे दिया पेशेंट को और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, देन हम नॉरेट पे जाएंगे, नॉरेट का यूज करेंगे, नॉरेट स्टार्ट करेंगे पेशेंट को। सेप्टिक शॉक की कंडीशन में हमें टारगेट मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो 65 mm ऑफ Hg या उससे ज्यादा रखना होता है, क्योंकि अगर 60 से कम मीन आर्टेरियल प्रेशर हुआ तो ऑर्गन्स में ब्लड परफ्यूजन नहीं होगा, ऑर्गन में हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। बात करें मीन आर्टेरियल प्रेशर की, तो ये क्या होता है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का बीपी 120/80 mm ऑफ Hg है। अब यहां पर हम मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा, तो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 अपॉन 3, तो कितना आएगा, लगभग 93.3।
और हम बात करें मीन आर्टेरियल प्रेशर की रेंज की, तो रेंज होती है इसकी 70 से लेकर 100 mm ऑफ Hg तक। 70 टू 100 mm ऑफ Hg इसकी रेंज होती है। अब बात करें अवेलेबल प्रिपरेशन के बारे में, तो ये 2 mg पर ml अवेलेबल है और 2 ml का इसका एम्पूल आता है, तो इसमें टोटल 4 mg हो गया। अगली ड्रग है हमारी डोपामिन। ये भी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की तरह एक कैटेकोलोमाइन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। कैटेकोलोमाइन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। और बात करें रिसेप्टर्स की, तो एड्रेनलिन की तरह ही ये भी अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जुड़ेगा और साथ ही साथ D1 रिसेप्टर पर भी। तो अल्फा 1 रिसेप्टर पर जब ये ड्रग जुड़ता है तो हमने क्या देखा था, ब्लड वेसल्स में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और बीटा 1 रिसेप्टर पर कोई ड्रग जुड़ता है तो क्या होता है, वो हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, फाइनली कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। और D1 रिसेप्टर पर अगर कोई ड्रग जुड़ता है तो वो क्या करता है, वो रीनल परफ्यूजन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है किडनी के अंदर, जिससे फाइनली होगा क्या, GFR बढ़ेगा। और GFR बढ़ने से पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है हमारे पास जिसका बीपी आ रहा है 80/60 mm ऑफ Hg और हार्ट रेट 40 बीट पर मिनट है और यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का डिक्रीज है। तो बीपी का मैं पेशेंट का, तो सबसे पहले हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, फ्लूइड से देखते हैं पेशेंट का बीपी इंप्रूव होता है नहीं होता है। अगर फ्लूइड से बीपी इंप्रूव नहीं करता है तो हम यूज करते हैं नॉरेड यानी नॉरएड्रेनालिन। और अब हम यहां बात कर रहे हैं कि हार्ट रेट भी कम है और यूरिन आउटपुट भी कम है, तो यहां पे हमने देखा था बीटा 1 पे जुड़ के हार्ट रेट बढ़ाएगा और D1 पे जुड़ के ये यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा। तो डोपामिन हम यहां पे नॉरेड के साथ में यूज करेंगे तो ये बीपी के साथ में हार्ट रेट और यूरिन आउटपुट इनको भी बढ़ाएगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम जो भी ड्रग्स पढ़ेंगे उनमें से ये एक अकेली ड्रग है जो डोज डिपेंडेंट होती है। अगर लो डोज में हम इसको लेंगे तो ये रीनल आउटपुट बढ़ाएगी, अगर इसको मॉडरेट डोज में हम लेंगे तो ये हार्ट रेट को बढ़ाएगी, अगर इसको हम हाई डोज में लेंगे तो ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी को बढ़ाएगी। तो ये एक अकेली ड्रग अलग अलग डोज पे अलग अलग तरह के काम कर रही है। यहां पे ये पेशेंट का यूरिन बढ़ा रही लो डोज पे, यहां पे मॉडरेट डोज पे ये एक आइनोट्रोप की तरह काम कर रही, मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा रही है। और हाई डोज पे ये वेजो प्रेशर का काम करके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी को बढ़ा रही है। तो डोपामिन लो डोज पे यानी कि 1 से 3 mcg पर kg पर मिनट पे रीनल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और इससे GFR बढ़ने की वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ेगा पेशेंट का। मॉडरेट डोज की बात करें हम 5 to 10 mcg पर kg पर मिनट की, तो इस पे एज ए आइनोट्रोप काम करेगा और मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा के कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। बात करें हाई डोज की, तो हाई डोज पे ये 10 to 20 mcg पर kg पर वेजो प्रेशर की तरह काम करेगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के ब्लड वेसल्स में फाइनली बीपी को बढ़ाएगा। तो ये डोज डिपेंडेंट ड्रग है, अलग अलग डोज पे अलग अलग काम कर रहा है। अब बात करें अगर मेडिकल अपडेट की, तो किडनी के जो D1 रिसेप्टर्स होते हैं उन पर इनका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता है, उन पर डोपामिन का कोई खास इंपैक्ट नहीं है, मतलब इससे यूरिन आउटपुट पर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कब यूज करना है। तो MI की कंडीशन में पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया पेशेंट, तो वहां पे हम डोपामिन को यूज कर सकते हैं। बात करते हैं यूज कैसे करना है, तो इसका एक एम्पूल जो है वो 200 mg का 5 ml का एम्पूल आता है, मतलब 40 mg पर ml। हम 2 एम्पूल लेंगे और नॉर्मल सलाइन मिला के 50 ml का सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब डोज, स्टार्टिंग डोज की बात करें तो वो इसकी क्या है, 2 से 20 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से हम IV इन्फ्यूजन में स्टार्ट करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये याद रखने वाली बात है वो है कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे मॉनिटरिंग वो क्यों, क्योंकि पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए, पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया नहीं हो जाए, या पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए, तो मॉनिटरिंग यहाँ पे हमेशा जरूरी है। ये हमेशा मॉनिटरिंग के साथ में देंगे। और IV इन्फ्यूजन में कभी भी हम IV बोलस पुश नहीं करेंगे, ये जो इंजेक्शन है इसको कभी भी हम IV बोलस पुश नहीं करेंगे, डायरेक्ट IV नहीं देंगे। बात करते हैं हम दूसरी, सेप्टिक शॉक की कंडीशन है या फिर किसी और वजह से पेशेंट का बीपी जो है वो डाउन हो गया, हाइपोटेंशन है पेशेंट को, तो नॉरेड के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे हम नॉरेड के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। बट यहां पे भी एक बात याद रखनी है, वो हमेशा जब भी पेशेंट का बीपी कम होता है तो सबसे पहले हमें फ्लूइड, IV फ्लूइड जो है उससे मैनेज करना होता है। अगर IV फ्लूइड से मैनेज नहीं हो रहा है देन हमें नॉरएड्रेनालिन या डोपामिन की जरूरत पड़ती है। बट कार्डियोजेनिक शॉक में हम IV फ्लूइड यूज नहीं करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक है तो यहां पर IV फ्लूइड नहीं यूज करेंगे हम।
बात करें हम रूट की तो सेंट्रल लाइन और आईवी कैनुलास हम इसको दे सकते हैं, बट हम सेंट्रल लाइन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। वो क्यों? क्योंकि कैनुला अगर आउट हो गया है तो चांसेस रहेंगे एक्स्ट्रावेजेशन के। एक्स्ट्रावेजेशन मतलब टिश्यूज में ये इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर क्या कर सकता है? टिश्यू नेक्रोसिस कर सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस कर सकता है। और डोज जो इसकी 2 mcg पर kg पर मिनट स्टार्टिंग डोज है, उसको हम बीपी और हार्ट रेट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हमेशा मॉनिटरिंग करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, या पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। इसको देखने के लिए ऑलवेज मॉनिटरिंग जरूरी है। यहाँ पे हमेशा मॉनिटरिंग के साथ ही इनको देंगे। अब बात करें हम साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट में एरिथमिया हो सकता है पेशेंट को, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है पेशेंट का, एक्स्ट्रावेजेशन होकर टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है। अगर आईवी कैनुला से यूज किया और कैनुला आउट हो गया तो ये दिक्कत हो सकती है। बात करें हम अवेलेबल प्रिपरेशन के बारे में, तो 5 ml का एम्पूल आता है जिसमें 40 mg पर ml के हिसाब से 200 mg डोज होती है इसकी। अब हम एक क्विक कंपैरिजन करते हैं इन तीनों के बारे में। तो एडीआर जो हमारा एड्रेनलिन है वो हम यूज करते हैं कार्डियक अरेस्ट या एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में, जहां पे वो मरते हुए इंसान को बचा लेता है। बात करें नॉरेड्रेनलिन की, तो सेप्टिक शॉक की अगर बात आ जाए तो वहां पे ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। और बात करें हम डोपामिन की, तो पेशेंट का अगर बीपी कम है और हार्ट रेट कम आ रहा है तो इसका यूज हम नोरेट के साथ में करेंगे ताकि पेशेंट का बीपी बढ़ जाए और हार्ट रेट भी बढ़ जाए पेशेंट का। अगली ड्रग है हमारी डोबिटामिन। डोबिटामिन में कैटेकोलोमाइन सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन के बारे में पढ़ा था हमने, वो भी कैटेकोलोमाइन सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स थे, है ना। अब बात करें इसकी, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे स्ट्रांगली जुड़ता है और ये प्योर आइनोट्रोप है। मतलब इसका जो काम है वो है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना या हार्ट की पंपिंग पावर को बढ़ाना, जो कि कम हो गई हो किसी वजह से। ये हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और फाइनली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आया हमारे पास में एक्यूट कार्डियक फेलियर की कंडीशन में, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन में, या फिर एमआई के बाद में पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, या उसकी जो पंपिंग पावर है हार्ट की जो पंपिंग पावर है या पंपिंग कैपेसिटी वो कम हो गई है, उस वजह से वो हार्ट फेलियर की कंडीशन में हमारे पास आया है पेशेंट, तो हम डोबिटामिन का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कब यूज करना है और डोज क्या होगी। तो जब हार्ट बॉडी के अंदर प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, चाहे एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, हार्ट फेल हो गया हो, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया हो, या फिर हार्ट अटैक के बाद में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद में पेशेंट का जो LVEF लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन को हम हार्ट की पंपिंग पावर या पंपिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो अगर कम हो गई हो, इस कंडीशन में हम डोबिटामिन का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसकी डोज के बारे में। तो डोज इसकी 2 से 20 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से हम आईवी इन्फ्यूजन पंप से देते हैं, सेंट्रल लाइन या फिर आईवी कैनुला में। और यहाँ पे भी हम देखें तो हम सेंट्रल लाइन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आईवी कैनुला आउट हो सकता है, उसकी वजह से एक्स्ट्रावेजेशन होगा और वही टिश्यू नेक्रोसिस होने की संभावना होगी। और एक बात, इसको कभी भी डायरेक्ट आईवी बोलस नहीं देना है, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, आईवी बोलस कभी नहीं देना है। आईवी बोलस दे दिया तो पेशेंट को टैकिकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। बनाना कैसे वो देख लेते हैं। एक एम्पूल डोबिटामिन हम लेंगे जो कि 5 ml का होता है, 250 mg का होता है। इसको हम नॉर्मल सलाइन में मिला के 50 ml का एक इन्फ्यूजन तैयार कर लेंगे, सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, उसको हम इन्फ्यूजन पंप से देंगे पेशेंट को सेंट्रल लाइन या फिर कैनुला के अंदर। डोज जो होगी हमारी वो होगी 2 से 20 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट इसमें अरिथमिया हो सकता है, टैकिकार्डिया हो सकता है, या पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन अगर होता है तो हम नॉरेड स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं हाइपोटेंशन की कंडीशन में। किन कंडीशन में हमें डोबिटामिन का यूज नहीं करना है, तो HOCM हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि यंग पेशेंट में सडन डेथ का एक कारण है, या फिर पेशेंट को पहले से अरिथमिया हो तो वहां पर भी हम डोबिटामिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डोबिटामिन का यूज नहीं करेंगे। HOCM में होता क्या है, इसमें जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं वो हाइपरट्रोफी कर जाते हैं, साथ में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो भी हाइपरट्रोफी कर जाता है, और जो चैम्बर्स है वो बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, और इस वजह से पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है। तो HOCM की कंडीशन में हम डोबिटामिन का यूज नहीं करेंगे। अगली ड्रग है एट्रोपिन, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक या एंटी मस्करेनिक ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है हमारे पास जो चक्कर की कंप्लेन करके आ रहा है, जब हम देखते हैं पेशेंट का हार्ट रेट 30 बीट पर मिनट है,
तो सबसे पहले जो ड्रग हमारे दिमाग में आती, जो ड्रग हमें याद आती, वो है एट्रोपिन। मतलब ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में सबसे पहले एट्रोपिन हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं एट्रोपिन काम कैसे करता है। तो ये वेगल टोन को कम करेगा, मतलब वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का पार्ट है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को कम करेगा। उससे क्या होगा, एसए नोड और एबी नोड में कंडक्शन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कब यूज करना है। तो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हम एट्रोपिन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है तो भी हम एट्रोपिन यूज कर सकते हैं, वहां पे हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और कोई भी सर्जरी करने से पहले जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे पहले सिक्रेशन, जैसे ओरल सिक्रेशन हो गया, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन हो गए, उनको कम करने के लिए हम एट्रोपिन यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो, यहां पे ये हार्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वहां पे ये हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगा। अब बात करें एट्रोपिन की डोज की, तो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया एसएलएस की कंडीशन में हम 0.5 mg आईवी बोलस देंगे और हर 3 से 5 मिनट में इसको रिपीट करेंगे। कब तक, मैक्सिमम डोज 3 mg तक, मैक्सिमम डोज 3 mg तक हम इसको रिपीट करेंगे। बट एसिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल, इन कंडीशन में हम एट्रोपिन का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी ओपी पॉइजनिंग में हम 2 से 5 mg आईवी बोलस देंगे और हर 5 से 10 मिनट में इसको रिपीट करेंगे। यहां पे कोई मैक्सिमम डोज का इंडिकेशन नहीं है, यहां पे हमारा टारगेट होता है ड्राई लंग्स, लो सिक्रेशंस, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, माइल्ड डायलेटेड पिपल्स, मतलब सिक्रेशन जो लंग से निकलने वाला, चाहे ओरल कैविटी से चाहे इंटेस्टाइन से, वो कम हो जाए और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए और पिपल जो है वो माइल्ड डायलेट हो जाए, ये हमारा टारगेट रहता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन को प्रेलिडोक्सिन के साथ में यूज करते हैं। प्रेलिडोक्सिन क्या है? अब प्रेलिडोक्सिन जो है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसका रीएक्टिवेटर है, उसको रीएक्टिवेट करेगा एंजाइम को। वो कैसे करेगा? जो प्रेलिडोक्सिन और ओपी ऑर्गेनोफॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड को ये तोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, इससे मसल्स में जो वीकनेस आई थी, जो पैरालिसिस हुआ था, वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया, जो कि एक डेंजरस फेनोमेना है। वैसे तो हम एट्रोपिन का जो यूज है वो हार्ट रेट बढ़ाने के लिए करते हैं, सबको पता है। बट यहां पे पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हार्ट रेट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है और किस में होता है? तो ये होता है उन पेशेंट्स में जिनमें इंफ्रानोडल ब्लॉक हो। इंफ्रानोडल ब्लॉक मतलब जो ब्लॉक है वो एवी नोड के नीचे है, मतलब तो बंडल ऑफ इसमें या पर्किंजे फाइबर्स में ब्लॉक हो, या फिर उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन पेशेंट में जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो। ऐसे पेशेंटों में अगर हम एट्रोपिन को लो डोज में यूज करेंगे, 0.5 mg से कम डोज में यूज अगर करते हैं, तो क्या होगा, तो ये लो डोज एट्रोपिन वेगल टोन को बढ़ा देगा या वेगस नर्वस को स्टिमुलेशन देगा, जिससे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। तो ये एक डेंजरस फिनोमिना है और लो डोज एट्रोपिन यूज करने से होता है। अब बात करते हैं एट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो हमें पता है कि एट्रोपिन हार्ट रेट बढ़ाता है, डोज अगर ज्यादा मिल गए तो टेकिकार्डिया हो सकता है। ड्राई माउथ मतलब यहां पे मुंह सूखने लगेगा पेशेंट का, वो क्यों? क्योंकि ये सिक्रेशंस को क्या करता है, कम करता है, उस वजह से मुंह सूखने लगेगा, ड्राई माउथ होगा। ब्लर विजन, ये क्या करता है, पिपल को डायलेट करता है। डायलेट करने की वजह से क्या होगा, पिपल को डायलेट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो है वो धुंधला दिखाई देगा। अगला साइड इफेक्ट यूरिनरी रिटेंशन, ये क्या करता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स को रिलैक्स करता है। रिलैक्स कर देने से क्या होगा, जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। अगली बात करें हम कंफ्यूजन की, तो ये होता है हाई डोज में। तो ये उन पेशेंट्स में होगा जिनमें हम एट्रोपिन की हाई डोज यूज करेंगे, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, पेशेंट अजीब अजीब बातें कर सकता है। अब बात करते हैं एट्रोपिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि कब हमें एट्रोपिन यूज नहीं करना है, कब हमें एट्रोपिन यूज नहीं करना है। ग्लूकोमा की कंडीशन में, जो कि एक आई डिजीज है और ब्लाइंडनेस का कॉमन कॉज है ग्लूकोमा। अब यहां पर ये क्या करता है, डिजीज को और सीवियर कर देगा। वो कैसे? इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का जो एक्वस ह्यूमर है वो बनता तो है लेकिन ड्रेन नहीं हो पाता। ड्रेन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा और इकट्ठा होने की वजह से इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा। अब
एट्रोपिन क्या करता है? एट्रोपिन साइक्लोप्लेजिया कर देगा, सीलियरी बॉडी की मसल्स को पैरालिसिस कर देगा और एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को रोकेगा, जिससे क्या होगा? डिजीज और ज्यादा बढ़ेगी, आईओपी और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अगर पेशेंट को पहले से जो प्रोस्टेट है वो साइज में बढ़ा हुआ है तो यहां पे ये यूरिनरी रिटेंशन को बढ़ावा देगा। वो कैसे? प्रोस्टेट की साइज बड़ी होने की वजह से होता क्या है, पेशेंट प्रॉपर्ली यूरिन पास कर नहीं पाता है और पेशेंट का जो ब्लैडर है वो कभी भी खाली नहीं रहता, हमेशा उसमें रेजिडुअल यूरिन रहेगा ही रहेगा। अब क्या होता है, एट्रोपिन का यूज करा तो पहले से ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है और एट्रोपिन क्या करता है, ब्लैडर की मसल्स को रिलैक्स कर देगा। तो पहले ही रेजिडुअल यूरिन वहां पड़ा हुआ था, एट्रोपिन ने ब्लैडर को और रिलैक्स कर दिया, तो क्या होगा, फाइनली यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा पेशेंट को और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आइनोट्रोप क्या होते हैं। वो ड्रग जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। दूसरा, वेजोप्रेसर क्या होते हैं, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी को बढ़ाते हैं। तीसरा, क्रोनोट्रॉप्स, वो जो हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। अब जो हमने पांचों ड्रग पढ़ी है उनमें से कौन सा आइनोट्रोप है, कौन सा वेजोप्रेसर है, कौन सा क्रोनोट्रोप है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, एड्रेनलिन, ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी दर्शाएगा, ये वेजोप्रेसर इफेक्ट भी दर्शाएगा और ये क्रोनोट्रोप इफेक्ट भी दर्शाएगा। बात करें नॉर एड्रेनलिन की तो ये प्योर वेजोप्रेसर है, ओनली ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी को बढ़ाएगा। बात करें डोपामिन की तो ये डोज डिपेंडेंट इफेक्ट शो करता है, कभी तो ये आइनोट्रोप की तरह काम करेगा, कभी ये वेजोप्रेसर की तरह काम करेगा, कभी ये क्रोनोट्रोप की तरह काम करेगा। अगली बात करें डोबिटामिन के बारे में तो ये प्योर आइनोट्रोप है, ओनली ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट की जो पंपिंग पावर है उसको बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। अगली बात करें एट्रोपिन की तो ये है क्रोनोट्रोप, मतलब ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेडनेक्स बाय डॉक्टर ए2।